स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद राजीव में। दोस्तों, आज हम सब पढ़ेंगे 11वीं की बायोलॉजी, जिसमें आप लोगों को बताया जाएगा टेरिडोफाइटा के बारे में। चलिए, आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक टेरिडोफाइटा। आज का टॉपिक है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा। तो सबसे पहले जानेंगे कि टेरिडोफाइटा में कौन से पौधे आते हैं। तो ये टेरिडोफाइटा की बात करें तो इसमें क्रिप्टोगैमस, इसमें जो पौधे आते हैं वो क्रिप्टोगैमस पौधे, यानी इसके अंतर्गत क्रिप्टोगैमस पौधे आते हैं। इनकी क्या विशेषताएं होती है? तो यदि क्रिप्टोगैमस पादप की बात करें या टेरिडोफाइटा पादप की बात करें तो इसमें जो भ्रूण होता है वो नग्न होता है, यानी नग्न भ्रूण वाले पादप, या ऐसे कह सकते हैं कि इसमें स्पोर या बीजाणु होते हैं। इनके जो जननांग होते हैं, जननांग वो अप्रत्यक्ष होते हैं, अप्रत्यक्ष होते हैं। और अगले विशेषता की यदि बात करें तो इसमें बीज और फल नहीं होते हैं, यानी इसमें बीज और फल नहीं होते हैं, तो इस प्रकार कह सकते हैं कि टेरिडोफाइटा के अंतर्गत जो पादप आते हैं उन्हें क्रिप्टोगैमस पादप कहा जाता है। इनकी विशेषता ये है कि ये नग्न भ्रूण वाले पादप होते हैं। इसमें जो जननांग होता है वो अप्रत्यक्ष होता है और इसमें बीज और फल नहीं होते हैं। अगले कैरेक्टर की यदि बात करें तो ये अपुष्पोद्भिद होते हैं, यानी इसमें पुष्प नहीं पाया जाता और इसमें पर्णहरित पाया जाता है, यानी क्लोरोफिल पाया जाता है, पर्णहरित पाया जाता है यानी होता है। यदि ऊतकों की बात किया जाए तो इसमें संवहन ऊतक पाया जाता है, संवहन ऊतक। संवहन ऊतक में दो प्रकार के ऊतक आते हैं, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम। ये दो ऊतक पाए जाते हैं। टेरिडोफाइटा की कोई एक अन्य नाम से जाना जाता है, यानी इनका एक अन्य नाम है जिसे वनस्पतिक सर्प कहा जाता है, यानी वनस्पतिक सर्प कहा जाता है, या इसे इंग्लिश में कहते हैं बॉटनिकल स्नेक्स, यानी टेरिडोफाइटा को वनस्पतिक सर्प भी कहा जाता है। चलिए, इसके कुछ प्रमुख लक्षणों के बारे में जान लेते हैं। टेरिडोफाइटा का सामान्य लक्षण, इसका सामान्य लक्षण क्या होता है वो जानेंगे। टेरिडोफाइटा का सामान्य लक्षण,
इसको पॉइंट वाइज देखेंगे तो इसमें पहला पॉइंट रख सकते हैं कि इसमें मुख्य पौधा बीजाणुभिद होता है, जिसमें प्रायः जड़, पत्ती तथा स्तंभ होते हैं। जिसमें प्रायः जड़, पत्ती तथा स्तंभ होते हैं अगले कैरेक्टर की बात करें इस दूसरे गुण की, तो चूंकि इसके पहले बता ही दिया गया कि इसमें ऊतक पाए जाते हैं, यानी समान ऊतक पाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत जाइलम और फ्लोएम आता है। दूसरे कैरेक्टर की यदि बात करें तो ये पुष्पहीन होते हैं, अगले गुण की यदि बात करें नंबर 3 पे, तीसरे पे आता है, इसमें बीज का निर्माण नहीं होता है। अगले कैरेक्टर की बात करें फोर्थ पे, यदि फोर्थ की बात करें तो फोर्थ पे आता है कि बीजाणु अंकुरित होकर प्रोथैलस बनाते हैं, अगले कैरेक्टर की बात करें 5 पे, तो 5 पे रख सकते हैं कि निषेचन के लिए, यानी इसमें निषेचन के लिए जल आवश्यक है या होता है। अगले कैरेक्टर की बात करें तो 6वें पे, इसमें पुमड़ू चल होते हैं, चल या जिसे इंग्लिश में कहा जाता है मोटाइल, यानी गतिवान होते हैं। सेवंथ की बात करें तो इनके जीवन चक्र में निश्चित पीढ़ियों का एकांतरण होता है। निश्चित पीढ़ियों का एकांतरण
होता है। तो इस प्रकार ये टेरिडोफाइटा के कुछ सामान्य लक्षण हो गए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे देखेंगे टेरिडोफाइटा का वर्गीकरण। टेरिडोफाइटा का वर्गीकरण। टेरिडोफाइटा का वर्गीकरण। तो टेरिडोफाइटा को मुख्यतः 4 उपसंघों में बांटा गया है जो निम्नलिखित हैं। जैसे यानी टेरिडोफाइटा को 4 उपसंघों में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला है साइलोफाइटा। साइलोफाइटा या इसे कहा जाता है साइलोस्पिडा। दूसरे पे आता है नंबर 2 पे लाइकोस्पिडा या लाइकोफाइटा। लाइकोफाइटा। और तीसरे पे आता है, यानी जो तीसरा उपसंघ है वो आर्थोफाइटा। तीसरा है आर्थोफाइटा या इसे एक और नाम से जानते हैं स्फिनोस्फिडा। और चौथे पे आता है फिलिकोफाइटा। चौथे पे आता है फिलिकोफाइटा। फिलिकोफाइटा या इसे एक और नाम से जाना जाता है टीरोस्पिडा। तो इस प्रकार टेरिडोफाइटा को 4 उपसंघों में बांटा गया है। तो एक एक का एक्सप्लेनेशन होगा। तो नंबर 1 पे आता है साइलोफाइटा। साइलोफाइटा सबसे पहले इसका सामान्य लक्षण देखेंगे। सामान्य लक्षण इसको पॉइंट वाइज देखेंगे। इसमें पहला पॉइंट रख सकते हैं, इन पौधों में संवहन ऊतक तनों में पाया जाता है। तनों में पाया जाता है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, जल का अवशोषण। जल का अवशोषण जड़ों के स्थान पर मूलाभास करते हैं। जल का अवशोषण जड़ों के स्थान पर मूलाभास करते हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, पत्तियां प्रायः अनुपस्थित होती हैं। पत्तियां प्रायः अनुपस्थित होती हैं। अगला पॉइंट नंबर 4 है बीजाणुधानी
तने के अग्रभाग पर बीजाणुधानी तने के अग्रभाग पर स्थित होती है, स्थित होती है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 है, इस वर्ग में बहुत से पौधे इस वर्ग में बहुत से पौधे आदिकाल में थे, आदिकाल में थे। तो इस प्रकार साइलोफाइटा का ये सामान्य लक्षण हो गया। उदाहरण के तौर पे देखें तो इसमें मुख्यतः साइलोटम राइनिया आदि आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला उपसंघ है, साइलोफाइटा के बाद आता है लाइकोफाइटा। जो दूसरा संघ है उसका नाम है लाइकोफाइटा। इसका सामान्य लक्षण देखेंगे। सामान्य लक्षण इसमें पहला पॉइंट रख सकते हैं, इस समूह के पौधों को ग्रंथित या क्लब मॉस भी कहते हैं। क्लब मॉस भी कहते हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 2। इन पौधों में जड़, तना तथा पत्तियां होती हैं। जड़, तना तथा पत्तियां होती हैं। अगला पॉइंट नंबर 3 है, इनके सभी अंगों में या इसके सभी अंगों में संवहन ऊतक पाया जाता है। संवहन ऊतक पाया जाता है। अगला पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। पॉइंट नंबर 4 है, पत्तियां यानी इनकी पत्तियां छोटी और पतली होती हैं। छोटी और पतली होती हैं।
इसके अंतर्गत यदि उदाहरण की बात करें, उदाहरण के तौर पे, तो इसमें मुख्यतः सैलाजिनेला, लाइकोपोडियम, आदि आते हैं। तो इस प्रकार लाइकोफाइटा के अंदर सैलाजिनेला और लाइकोपोडियम आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला जो संघ है, उपसंघ है, उसका नाम है आर्थोफाइटा। नंबर तीसरा जो उपसंघ है उसका नाम है आर्थोफाइटा। इसका सामान्य लक्षण देखेंगे, इसमें इसका सामान्य लक्षण इसमें पहले पॉइंट पर रख सकते हैं, इन पौधों में संधियुक्त तना होता है। इन पौधों में संधियुक्त तना होता है। अगला पॉइंट है, नंबर दूसरा है, इन पौधों की पत्तियां सल्क पत्र की भांति बहुत छोटी होती हैं। अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3 रख सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 है, इनके तने में सिलिका पाया जाता है। इनके तने में सिलिका पाया जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे, पॉइंट नंबर 4 है, तने के शीर्ष पर शंकु अथवा स्ट्राबिलस होता है। उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो इसमें मुख्यतः इक्विसीटम, हाइनिया आदि आते हैं। तो ये आर्थोफाइटा हो गया, इसके अंतर्गत इक्विसीटम और हाइनिया आते हैं। चलिए अगले उपसंघ की बात करें तो अगला जो उपसंघ है उसका नाम है फिलिकोफाइटा, यानी नंबर 4 पे जो है वो फिलिकोफाइटा। इसका सामान्य लक्षण देखेंगे तो इसका सामान्य लक्षण है इसका सामान्य लक्षण में पहला पॉइंट रख सकते हैं। पहला पॉइंट, इन पौधों में पंख के आकार की
इन पौधों में पंख के आकार की पत्तियां होती हैं। पत्तियां होती हैं जिन्हें प्रापड़ कहते हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 है इनका शरीर विकसित संवहन ऊतक वाली पत्तियों सहित तने का बना होता है। पत्तियों सहित तने का बना होता है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3। इनकी ऊंचाई लगभग 1.5 मीटर तक होती है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4 है। पॉइंट नंबर 4 बीजाणु अंकुरण करके युग्मकोद्भिद को जन्म देता है। युग्मकोद्भिद को जन्म देता है। इसके अंतर्गत यदि उदाहरण की बात करें तो इसमें मुख्यतः डायोप्टेरिस, टायरिस, एडिएंटम आदि आते हैं। तो इस प्रकार टेरिडोफाइटा का एक वर्गीकरण हुआ, जिसको मुख्यतः 4 उपसंघों में बांटा गया। चारों का एक्सप्लेनेशन देखा आप लोगों ने। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे टेरिडोफाइटा का आर्थिक महत्व। टेरिडोफाइटा का आर्थिक महत्व। टेरिडोफाइटा का आर्थिक महत्व। तो टेरिडोफाइटा का आर्थिक महत्व कुछ इस प्रकार है। जैसे नंबर 1, जैव उर्वरक के रूप में। जैव उर्वरक के रूप में इसके अंतर्गत मुख्यतः एजोला आता है। एजोला ये काम कैसे करता है? तो एजोला के अंदर एनाबीना नामक एजोली, यानी एजोला के अंदर एजोली नामक नीली हरी शैवाल होती है, जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है, जिससे
जो खेतों की भूमि होती है वो फर्टिलाइजर हो जाती है। उसके बाद अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है सजावट के रूप में। सजावट के रूप में इसके अंतर्गत मुख्यतः लाइकोपोडियम और सैलाजिनेला आता है। सैलाजिनेला आता है। ये जो टेरिडोफाइटा होते हैं वो सजावट के रूप में उपयोग किए जाते हैं। इसके बाद अगले पॉइंट की यदि बात करें तो अगला पॉइंट है तीसरा, खाद्य पदार्थ के रूप में। खाद्य पदार्थ के रूप में, खाद्य पदार्थ के रूप में मुख्यतः कीविल कर्ट्स आता है। कीविल कर्ट्स आता है। ये एक प्रकार का टेरिडोफाइट्स है जो खाद्य पदार्थ के रूप में, इसका जो घनकंद होता है उसे पालतू व जंगली जंतुओं को दिया जाता है खाने के लिए। अगले नंबर की बात करें, पॉइंट नंबर 4 है मनोरंजन हेतु। मनोरंजन हेतु तो इसके अंतर्गत मुख्यतः सैलाजिनेला आता है। सैलाजिनेला आता है। तो सैलाजिनेला की यदि बात करें तो इसका उपयोग जैसे कौतूहल के रूप में किया जाता है। जैसे बाज़ारों में जो सर्कस दिखाते हैं वो लिए रहते हैं इसको, और इसको कौतूहल के रूप में से दिखाते हैं। पॉइंट नंबर 5 की यदि बात करें तो इसका उपयोग जीवनाशक के रूप में किया जाता है। जीवनाशक के रूप में इसके अंतर्गत मुख्यतः लाइकोपोडियम यूज किया जाता है। ये कार्य कैसे करता है? जैसे लाइकोपोडियम की अनेक जातियां होती है जो नाइट्रोजन युक्त रसायन एल्कोहल बनाती है, यानी जो नाइट्रोजन युक्त रसायन एल्कोहल या एल्किलाइड्स बनाती है, तो ये विष का कार्य करते हैं। यानी नाइट्रोजन युक्त रसायन एल्किलाइड्स बनाती हैं, और ये मुख्यतः जो होता है ये विष का कार्य करता है। तो इस प्रकार से टेरिडोफाइटा का आर्थिक महत्व होता है। बस आज इतना ही। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और हाँ, इसके संदर्भ में कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे। यदि वीडियो समझ में आया है तो उस क्वेश्चन का उत्तर अवश्य दें। जय हिंद।